जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक्चुअली वोल्टेज क्या होता है, मीन्स विभवांतर क्या होता है और करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। और मैंने ये भी बोला था कि अगले क्लास में मैं प्रतिरोध बताऊंगा। तो आज शुरू करते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं आर से। मतलब आपको जहां भी आर दिखे आप समझ जाइएगा वो प्रतिरोध को दर्शा रहा है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको लिखते हैं ऐसे। ये ओम का साइन है, ओम। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इसको विद्युत बल्ब से रिलेट कर सकते हैं। विद्युत बल्ब ऐसे बनता था तो हम ओम को, जो ये दो बनता है, ये इसको सिंगल बना देंगे तो ये ओम हो जाएगा। ये विद्युत बल्ब का साइन है और ये ओम का साइन है, ठीक है। अब एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक फोटो गूगल से डाउनलोड करके रखा हूं, इसमें आप बढ़िया से समझ जाइएगा। तो पिछला बार मैं क्या बताया था आप लोगों को कि ये तार समझिए, ये तार है, ठीक है, ये तार है। अब तार में ये करंट फ्लो होना चाह रहा है। देखिए एम्प लिखा हुआ है ना, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर करंट का मात्रक होता है और वोल्ट वोल्टेज का मात्रक होता है और ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। तो ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है। तो लाइन में करंट फ्लो होना चाह रहा है और लाइन में करंट फ्लो कैसे होगा? मैंने बताया था कि जब तक वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, विभवांतर डेवलप नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो होगा नहीं। तो वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को फ्लो होने के लिए धकेल रहा है। देखिए वोल्टेज धकेल रहा है ना इसको, तो इसको धकेल रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। मीन्स करंट को देखिए रस्सी बांध को खींच रहा है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मतलब ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो होपफुली समझ में आया होगा आपको कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। अब हम इसको तार से बताते हैं आपको। जैसे आपका ये तार है, कोई भी तार है, जैसे ये एक तार है, तो कोई भी तार का टुकड़ा हो या तार हो तो उसका एक रेजिस्टेंस निहित होता है। मीन्स इसका एक रेजिस्टेंस होगा, इसका एक रेजिस्टेंस होगा और इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा। अब चूंकि तीनों तार अलग अलग है, इसीलिए तीनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। देखिए ये इससे लंबा है ना, ये इससे लंबा है, ये पतला है, तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। बाद में हम लोग इन तीनों के बीच में रिलेशन समझेंगे। एक्चुअली रिलेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, जब इसका कारक के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि कोई भी तार है तो इसका एक रेजिस्टेंस है। अब वही रेजिस्टेंस क्या करता है? इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको रोकेगा, जैसा आप पिक्चर में देखे थे पिछला बार। अब हटाइए इसको। अब ओम का नियम से हमको क्या पता था कि जो करंट होता है वो V के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कांस्टेंट लेके 1/R करके V किए थे, मीन्स I इज इक्वल्स टू V/R लिखे थे। यहाँ से हम R को अगर इधर ले जाए, I को इधर ले जाए, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V/I। तो ये फार्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज और करंट का डिवीजन है। मीन्स अगर वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये भी एक बार दिमाग में रख लीजिएगा, ये भी काम का चीज़ है, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा रेजिस्टेंस वाला। अब रेजिस्टेंस समझ में आ गया तो मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस आखिर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब आपका जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब किन किन कारकों पर निर्भर करता है बोलने का मतलब है कि जैसे ये तार है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये तार के किस चीज पे निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कि इसके लंबाई पे डिपेंड करता है। अब लंबाई पे कैसे डिपेंड करेगा, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। जैसे हम दो तार ले लिए, ठीक है, ये और ये दोनों देखिए सेम तार है, लेकिन एक का लंबाई छोटा है, एक का लंबाई बड़ा है। अब लंबाई पे ऐसे डिपेंड करता है कि जिस तार का लंबाई छोटा है उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा और जिसका लंबाई बड़ा है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। बस सिंपल समझ लीजिए, जो छोटा है
उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो बड़ा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे हम लोग ओम का नियम में समझे थे, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता था, मतलब हम लोग V बढ़ाते थे तो I भी बढ़ता था। वैसे ही यहाँ भी अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वही चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब डाउट हो सकता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसी से समझा देता हूं मैं। जैसे एक तार है, ठीक है, इसको हम बीच से काटें या साइड से काट देते। फिलहाल देखिए मेरे पास कटा हुआ तार है, तो ये जो पार्ट हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसा आकार दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वृत्ताकार, वृत्त दिख रहा है ना यहाँ पे एक आपको ऐसे, अगर तार को आप साइड से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक वृत्त दिखेगा। तो यही वृत्त का क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब ये जो क्षेत्रफल हो गया, इसी को हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको अनुप्रस्थ काटना, जैसे तार है तो तार को ऐसे काटिएगा आप, इधर से ऐसे काटिएगा, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। और फिर ये जो क्षेत्रफल बना है, इसको बोलेंगे हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। या अगर आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मोटाई समझ लीजिए ना, यही तो इसका मोटाई है ना। ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना मोटा होगा, सिंपल सा चीज़ है। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आप लोग मोटाई से भी रिलेट कर सकते हैं अगर समझने में थोड़ा दिक्कत हो। तो मैंने अच्छे से तो समझा ही दिया है, होपफुली समझ में आ ही गया होगा। तो अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो मेरा प्रतिरोध है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मेरा जो प्रतिरोध है, मेरा जो रेजिस्टेंस है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती बोलने का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती बोलने का मतलब है कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, अब आप बताइए कि जैसे मेरे पास दो तार है, एक ये तार है और एक ये तार है। ठीक है, एक ये तार है और एक ये तार है। आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका बड़ा है, मतलब किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, क्योंकि इसका मोटाई भी ज्यादा है। तो इसका एरिया, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ज्यादा है और इसका ए कम है। तो ए जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ए जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। साफ दिख रहा है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ गए? तो आसान था, बहुत आसान था, दो चीज बहुत आसान है। तो फाइनली अगर ये दोनों को हम मिला के लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के, दोनों को मिला के लिख दिए। ठीक है, मतलब लंबाई के ये समानुपाती हो गया और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे R, ये समानुपाती वाला साइन, इसको लिखेंगे L लंबाई अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे हम लोग ओम का नियम में किए थे कि क्या करते हैं, ये जो साइन है इसको हटा के हम इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं और मेरा एक कांस्टेंट आता है इसके बदले, मतलब मेरा एक स्थिरांक आता है इसके बदले। वहां पे मेरा स्थिरांक 1/r होता था ओम्स लॉ में। यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। तो इसको हम इक्वल टू करके एक स्थिरांक लिखेंगे और वो स्थिरांक यहाँ पे होता है रो। अब रो क्या मैं बताता हूँ, रो फिर ज्यों का त्यों लिख दीजिए, या एल है तो एल लिख दिए या ए है तो हम ए लिख दिए। तो मेरा फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन बनता है
मैं अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। तो R इज इक्वल्स टू रॉ, इसको पढ़ते हैं रॉ, देखिए ऐसे साइन है, ऐसे ऐसे रॉ, ये है आपका L बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रॉ L बाई ए। अब यहाँ पे रॉ क्या है, तो रॉ यहाँ पे होता है वैद्युत प्रतिरोधकता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता एक मटेरियल के लिए एक ही होता है। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉपर का तार है और आपके पास एल्यूमिनियम का तार है, जनरली यही दोनों का तारें बनती है, इसीलिए मैं दोनों का ही एग्जांपल लेता हूं। अगर आपके पास कॉपर का तार है और आपके पास एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है, तो कॉपर का एक निश्चित वैद्युत प्रतिरोधकता होगा, मतलब कॉपर का एक रॉ होगा जो फिक्स होगा। अब आप, इसका बोलने का मतलब है कि आप कहीं भी कोई भी कॉपर का तार ले लीजिए, उसका रॉ नहीं बदलेगा, मतलब कॉपर के लिए रॉ फिक्स होगा। रॉ कुछ होता है आपके किताब में होगा 1.632 ऐसे कुछ है, आप किताब में देख लीजिएगा, इंटू 10⁻⁹ ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको। तो कॉपर का एक फिक्स है, वैसे ही एल्यूमिनियम का फिक्स होगा, वैसे ही अगर सिल्वर ले लीजिएगा तो सिल्वर का भी एक रॉ फिक्स होगा। तो रॉ एक कांस्टेंट है एक मेटल के लिए जो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो रॉ तो नहीं बदलेगा, एक मेटल ले लीजिएगा तो, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट तो बदलेगा, और उसी के अनुसार मेरा रेजिस्टेंस भी बदलेगा, मतलब मेरा प्रतिरोध भी बदलेगा। तो उम्मीद है इसके कारक समझ में आ गए होंगे, प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, और इसका जो मात्रक वात्रक है सबको क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं करंट का मात्रक नहीं बताया था, फिर आपका वोल्टेज का भी मात्रक नहीं बताया था ना, फिर एमीटर वोल्टमीटर ये सब बता दूंगा। फिर लगभग चैप्टर खत्म होने को आएगा, फिर श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम बता दूंगा एक क्लास में, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे।